हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल चैनल में। आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 5 और आज अपन पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है। और बोर्ड लेवल से मैं बात करूं तो 4 नंबर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो यहाँ से भी बन सकता है। जो कि आज अपन स्टार्ट करेंगे टॉपिक, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? डाइपोल अगर दो चार्जेज एक दूसरे से, दो सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर के चार्जेज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हों, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दो सेम मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना, सेम मैग्नीट्यूड बोले तो Q एंड Q, बट अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर मतलब एक प्लस का Q है तो एक माइनस का Q है, और एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस, इसको किससे डिनोट कर लो सर? 2a से डिनोट कर लो। बहुत कम डिस्टेंस मतलब 2a डिस्टेंस पर रखे हो, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बात समझना। अच्छा बच्चों, अगर इसमें मैं और कुछ बात करूं तो यहां पर एक पॉइंट माना है मैंने O। सर ये भी बताओ कि ये जो 2a डिस्टेंस है ये फिक्स है क्या? नहीं बच्चों, ये मैंने मन से मानी है। इसको मैं A भी ले सकता हूं। Here O is mid point। अगर ये O मिड पॉइंट है और आपने प्लस Q और माइनस Q के बीच की डिस्टेंस को A माना है तो ये A/2 और ये A/2 होगा। लेकिन बच्चों क्यों ना हम इसको 2a ले लें ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, तो ये भी A और ये भी A रहेगा। ठीक, और सुनना सर, आपने कहा दो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज अगर एक दूसरे से बहुत कम नेग्लिजिबल डिस्टेंस पर रखे हो, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सर बात कुछ ऐसी है, जैसे आप एग्जांपल की बात करें H प्लस Cl-, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। हम बात करें Na प्लस Cl-, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है ना। ऐसे में बात करूं H प्लस OH-, ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है। क्लियर है? इस तरह से ये सारे एग्जांपल किसके हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के एग्जांपल है। मैं बार बार कह रहा हूं, नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। ठीक, अच्छा उसके अलावा बच्चों यहां पर बात आती है, एक होता है एक्सियल लाइन और एक होता है इक्विटोरियल लाइन। इसका क्या मतलब है? देखो प्लस Q और माइनस Q को जो मिलाने वाली लाइन होती है इसको कहते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है, दोनों चार्जेज को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं एक्सियल लाइन। और एक आप कह रहे हो सर इक्विटोरियल लाइन, तो ये क्या होती है? इसके बारे में नहीं पता। एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर खींची गई एक ऐसी लाइन, एक्सियल लाइन ये रहा, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर खींची गई एक ऐसी लाइन जो इसके मिड पॉइंट से गुजरती हो। भाई एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है और कहां से पास होती है? इसके मिड पॉइंट यानी O से पास होती है। ये कहलाती है इक्विटोरियल लाइन। ये क्या कहलाती है बच्चों? इक्विटोरियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के चार्जेज एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर रखे हों, तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं H प्लस Cl-, Na प्लस Cl-, H प्लस OH-। एक्सियल लाइन क्या है? प्लस Q को और माइनस Q को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसको एक्सियल लाइन कहते हैं। एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट से पास होती है उसको क्या कहते हैं? इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? इसी में एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब ये भी समझ लो आप, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जैसे Q और इनके बीच की दूरी यानी 2a के प्रोडक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यानी Q इंटू 2a कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P, देन P इज इक्वल टू Q इंटू TA, बट P इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है तो फिर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2A वेक्टर। तो सीधा सीधा मुझे समझ में आ गया कि P अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है P इज डायरेक्टेड। बच्चों ध्यान रखना, बहुत बार सवाल आता है 1 नंबर में अपने बोर्ड एग्जाम में, P इज डायरेक्टेड फ्रॉम -Q टू +Q। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो -Q से +Q की तरफ होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है। इसका मतलब हम लोगों को समझ में यह आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शंस होती हैं वो एक दूसरे के क्या रहती हैं बच्चों, अपोजिट रहती हैं। क्लियर है? यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो गई। अब अपन यहां पर कुछ इंपोर्टेंट जो बोर्ड लेवल से इंपोर्टेंट है उन डेरिवेशंस की बात करेंगे। आइए, अब आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है बोर्ड का, ये एंडिंग पर ही चल रहा है बच्चों, ये लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें 3 डेरिवेशन है, बस फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फटाफट हेडिंग नोट करो, फिर चलते हैं आगे। अब हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इसमें बच्चों हमारे पास 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, ऑन एक्सियल लाइन या एट एक्सियल लाइन, कुछ भी कह दो, एट एक्सियल लाइन, यानी अगर हमें अक्षीय रेखा पर, केस नंबर 3 भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाकी पहला पॉइंट हमारा है एक्सियल लाइन। अगर हम लोगों को एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डाइपोल की, तो कैसे निकालेंगे समझना आप। पहले डायग्राम समझेंगे। माना कि ये एक +Q और ये एक -Q चार्ज है, समझना, और O जो है वो इसका मिड पॉइंट है। क्लियर? अब आप खुद समझदार हैं, ये A होगा, ये भी A होगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, 2A होती है। तो मिड पॉइंट होने की वजह से ये A और ये भी A। हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन, मैंने इस एक्सियल लाइन, इस पॉइंट को बोला A, इसको बोला B। एक्सियल लाइन जो है यानी +Q और -Q को मिलाने वाली लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाया और इस पर एक पॉइंट अज्यूम कर लिया P। क्लियर? माना कि इसकी इस O पॉइंट से डिस्टेंस जो है P की वो कितना है, R है। अब हम लोगों को करना क्या है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। बच्चों मैंने किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको समझाया था, E बराबर KQ/R²। लेकिन ये तब की बात है जब केवल एक ही पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो। बट अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड तो करनी है, लेकिन चार्जेज कितने हैं, 2 है, एक है प्लस का Q और एक है माइनस का Q, तो दोनों की वजह से बात करनी पड़ेगी। अगली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी इंपोर्टेंस है यहाँ पर, डायरेक्शन का भी। अब प्लस Q की वजह से, माना कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो प्लस Q की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी और माइनस की वजह से जो होगी वो इनवर्ड होगी। समझाया था कल। अच्छा बच्चों, प्लस Q की वजह से अगर आउटवर्ड है तो E1 की डायरेक्शन ये होगी, बात समझना, और माइनस Q की वजह से अगर E2 है तो इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली। बात क्लियर है क्या? अभी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, नोट्स PDF में मिलेंगे। E1 किसकी वजह से है, प्लस Q की वजह से है, माइनस Q की वजह से क्या है, E2 है। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपके लिए लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी डेरिवेशन पूरा चालू होगा, एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज E1 बराबर, अब KQ/R², तो K ठीक है मैंने लिखा, Q/R² का क्या मतलब बच्चों, सर प्लस Q से P तक की डिस्टेंस। अब ध्यान से देखो, प्लस Q से P तक की दूरी कितनी है, तो सर O से जो है P की कितनी है, R है या नहीं है, और यहाँ ये वाली कितनी है, A,
तो कुल मिलाकर के कितनी है r प्लस ए, हाँ या ना, r प्लस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों इसकी डायरेक्शन की बात कर लूं तो कौन सी डायरेक्शन में है, इन कौन सी डायरेक्शन में है, एपी डायरेक्शन, इन एपी डायरेक्शन, ए से पी की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज E2। अब देन E2 निकालोगे तो E2 कितना आने वाला है, KQ अपॉन अब B से P तक की दूरी। बच्चों O से P तक है R में से अगर मैं A कम कर दूं तो कितना बचने वाला है सर, BP बचेगा जो कि R माइनस A का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको कहेंगे सेकंड। डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है, यानी P से B की तरफ है, तो हम कह सकते हैं इन PB डायरेक्शन। ओके, अब तुम ध्यान से देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 आर अपोजिट टू ईच अदर, देन E नेट या EP इज इक्वल टू E एक्सियल कह लो। बच्चों E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, ध्यान से देखो KQ दोनों में सेम है। यहां लिखा हुआ है R प्लस ए जो कि ज्यादा है किससे, R माइनस ए से, तो R माइनस ए कम है तो E2 ज्यादा है, तो E2 माइनस E1 करना पड़ेगा बिकॉज E2 इज ग्रेटर देन E1 है। बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लो। बच्चों E एक्सियल इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, E2 कितना है, KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों में मुझे KQ कॉमन दिख रहा है, मैंने KQ को कॉमन निकाल लिया। क्या बचा सर, 1 अपॉन R माइनस, तो एलसीएम ले लिया, R माइनस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर। इधर क्या आएगा, R प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां आएगा माइनस ऑफ R माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट ओपन करूंगा, E एक्सियल इज इक्वल टू KQ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AR। इतना तो समझ में आता है। A माइनस बी, ए प्लस बी, आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, तो E एक्सियल कितना आ रहा है 2AR प्लस 2AR, 4AR यानी KQ 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखें बच्चों, नेक्स्ट बात क्या है हमारी, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट बात हमारी क्या है वो देखो, आप ऊपर लिख रहा हूं, इसके आगे खेल। अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये 4 है इसको तोड़ेंगे 2 इंटू 2 में, तो एक 2 तो बाहर लिया मैंने, 2KQ और एक 2A। 4A था उसको 2 बाहर ले लिया, 2A अंदर रख लिया, R एज इट इज अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों Q इंटू 2A सर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी P, तो E एक्सियल बराबर 2KPR अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर अगला बोले तो इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोगों को ध्यान से देखो, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर 2 है नीचे, क्योंकि हम जानते हैं कि 2A जो होता है वो बहुत कम डिस्टेंस है, तो A तो और भी कम हो गया। Here A is less than R, then R square minus A square is equal to only R square। तो E एक्सियल कितना आ गया बच्चों, वापस देखो 2KPR अपॉन R की पावर 4, ये कट गया, तो E एक्सियल का बेसिक फॉर्मूला आ गया 2KP बटे R क्यूब। यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इट्स एक्सियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है 2KP अपॉन R क्यूब। फटाफट से देखो और रफली नोट भी कर सकते हैं चाहे तो, फटाफट करो। आ गया समझ में? ठीक है बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चा ये बताओ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी डायरेक्शन कहाँ है,
आप खुद सोचो, यहाँ पर एक E2 था, एक E1 था, लेकिन E2 बड़ा था किससे? E1 से। तो इसका मतलब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी, है ना, यानी इस तरफ का मतलब है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल on its axial line is directed towards the direction of electric dipole movement। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मूवमेंट की ही डायरेक्शन में होती है, बोले तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। आया समझ में? अब आ जाइए, अब क्या करेंगे, इसकी जो इक्विटोरियल लाइन है उस पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं, वो इससे भी आसान है। केस नंबर सेकंड, ऑन इक्विटोरियल लाइन, इसकी इक्विटोरियल लाइन, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ये इक्विटोरियल लाइन है, ठीक है। अब पहले से ही मैंने क्या करा, ऐसे बना लिया, ड्रॉ कर लिया लाइन में। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, माइनस क्यू की वजह से अंदर की तरफ, समझ रहे? अब ध्यान से देखें बच्चों, तो ये थीटा, तो फिर यहां जेड बनने से ये भी थीटा और ये भी थीटा, ठीक है, ये जेड बनने से ये भी थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा। इसको कह दो E2, प्लस क्यू की वजह से E1 माना है, तो अब इधर आएगा एक कंपोनेंट E1 का, E1 कोस थीटा, एक कंपोनेंट आएगा ऊपर E1 साइन थीटा, समझदार हो आप लोग। ऐसे E2 का एक इधर आ जाएगा E2 कोस थीटा, और एक नीचे कंपोनेंट आ जाएगा आपका E2 साइन थीटा। क्योंकि ये पूरी दूरी कितनी होती है आपकी, 2a होती है, इसलिए ये कितनी हो गई, a, और ये a। O से P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मान लो, r, तो फिर ये कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अरे हाँ या ना, दिमाग मेरी तरह चलाओ, ठीक, आगे बढ़ो। अब आगे क्या करना है सर, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो पहले E1 निकाल लो। तो E1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है सर, के क्यू बटे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। E2 भी निकाल लो, कितना आ रहा है सर, वही आ रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओ माय गॉड, यहां से समझ में आ गया, मोड ऑफ E1 वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ E2 वेक्टर। इसका मतलब E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, ध्यान से देखना, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा, बोले तो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि E1 और E2 तो सेम है ही, साइन थीटा इन दोनों कंपोनेंट्स के लिए कॉमन है, तो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस दे कैंसिल आउट ईच अदर, हेंस वी कैन से दैट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एट पॉइंट P ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब कि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी वजह से यहाँ P पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो बच्चों फिर किसकी वजह से होगी, ओनली E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा की वजह से होगी। अब ध्यान से देखें तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, समझना बात को, और E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा अब मैग्नीट्यूड में सेम हो गए, डायरेक्शन में सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखना, अब तो काम ही हो गया, क्या हो गया बच्चों, काम। तो इफ इक्विटोरियल इज इक्वल E1 cos थीटा is equatorial is equal to E1 cos थीटा, ओके ओके। तो E1 कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब cos थीटा कितना है, cos थीटा निकालूंगा तो देखो कितना आएगा बाबा, ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा बाबा, ए बाबा तो ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से इक्विटोरियल निकाल लिया, के क्यू 2 को ए के साथ चिपका डाला तो लाइन बन चुकी है झिंगा वाला, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2, हाँ या ना। अब Q इंटू 2a को लिख सकता हूं P, तो आंसर आएगा KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2।
वापस से एक नाटक शुरू हुआ कि ए जो है वो आर से छोटा है, बहुत छोटा है, तो ए स्क्वायर को छोड़ डालो। क्या कर डालो? छोड़ डालो। तो केपी अपॉन आर की पावर 3 ही तो बचेगा। आर स्क्वायर 2 से 2 कट गया, केपी अपॉन आर क्यूब। बच्चों ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन जो आया था वो आया था 2 केपी अपॉन आर क्यूब एक्सियल लाइन पर। इक्विटोरियल पे आ रहा है केपी अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब ये समझ में आता है मुझे कि भैया एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इक्विटोरियल लाइन का क्या है? ट्वाइस आया है, यानी दुगना आया है। एक्सियल लाइन पे आ रहा है 2 केपी अपॉन आर क्यूब और इक्विटोरियल लाइन पे आ रहा है केपी अपॉन आर क्यूब। तो बात समझ में आ गई कि जो एक्सियल लाइन है वहां पर दुगना आता है, यहाँ पर हाफ आता है। अब डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पर आ रही है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। अब इस तरफ का मतलब है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। तो इसका मतलब इक्विटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बोले तो प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होता है, जबकि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की ही डायरेक्शन में आया था। आया क्या? समझ में आया? क्लियर हुआ? फटाफट से देखो और चाहो तो रफली नोट भी करो। ओके बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर लगने वाला टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और थ्योरेटिकल तरीके से बात करूं तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। फिर अपन अगले चैप्टर में अगले वीडियो लेक्चर में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इस चैप्टर की बोल देंगे जय। तो बच्चों एडिंग डाल सकते हो आप, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा सा डेरिवेशन है, अभी क्लियर कर देंगे। देखो आप 5-7 मिनट में किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क निकालना है, ठीक है। माना कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट होती हैं। ओके, अब ध्यान से समझना। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका नाम है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाए ऐसे रखा हुआ है। अब बच्चों ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो चार्जेज है, एक है प्लस क्यू एक है माइनस क्यू। तो प्लस क्यू जो चार्ज होगा उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और माइनस क्यू चार्ज पर भी फोर्स लगेगा बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू। अब ध्यान से देखो तो ये मान लीजिए डाइपोल है, यहां लग रहा है क्यू और यहां भी लग रहा है क्यू। अब क्यू और क्यू यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू पर जो फोर्स लग रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए डाइपोल पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, क्या बच्चों, नेट फोर्स जो होता है वो क्या है? 0 है। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर पहली बात तो आप ये समझो कि अगर हमने किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स तो आ रहा है मेरे पास में कितना? 0 आ रहा है। बट अब यहाँ पर सर डाइपोल का क्या मतलब है, टॉर्क का क्या मतलब है? टॉर्क का मतलब होता है कि फोर्स आ जाओ और मुझे घुमा दो। अब बात समझना, जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है, क्लियर है, मैंने कहा इस मार्कर पे 2 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर से लगाया और 2 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर से लगाया। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि अभी भी इसके पास नेट फोर्स कितना रहेगा? 0 रहेगा। भाई 2 न्यूटन से मैं इधर खींच रहा हूं, 2 न्यूटन से मैं इधर खींच रहा हूं, तो कुल मिलाकर के जो फोर्सेस लग रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो कुछ लग ही नहीं रहा है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इस कंडीशन में अगर मार्कर यूं है 2 न्यूटन यू 2 न्यूटन यू, तो इस कंडीशन में तो देखें तो ना तो मार्कर ने लीनियर मोशन करी और ना मार्कर ने कोई रोटेशनल मोशन करी, यानी ना तो मार्कर चला और ना मार्कर घूमा। टॉर्क का मतलब होता है कि बॉडी घूमती है तब उसमें टॉर्क जनरेट होता है। 11th क्लास की बात है, अब समझना। अब मान लो मैंने क्या करा, इसी मार्कर में 2 न्यूटन का फोर्स लगाया ऐसे नीचे की तरफ और 2 न्यूटन का फोर्स लगाया इस कोने से ऊपर की तरफ। अब ध्यान से देखना, अभी भी मैं ध्यान से देखूं
तो अभी भी नेट फोर्स तो जीरो ही है, क्योंकि 2 न्यूटन नीचे लग रहा है और 2 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि दोनों फोर्सेज मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट, तो नेट फोर्स तो अभी भी कितना आया, जीरो आया। बट अभी ये जो है भले ही चला नहीं लेकिन ये घूमा। अब घूमने का मतलब ही ये हो गया कि इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, टॉर्क। तो सर ऐसा क्या हुआ कि ये अब घूम जाएगा? अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। क्यों घूमा? समझ रहा हूं। जब आप ऐसे 2 न्यूटन और ऐसे लगा रहे थे, इस कंडीशन में दोनों ही 2 न्यूटन के जो फोर्सेस थे उनकी एक्शन लाइन ऑफ फोर्स क्या थी, सेम थी, यानी एक ही लाइन में दोनों फोर्स लग रहे थे। अब जब एक 2 न्यूटन का ऐसे और एक 2 न्यूटन का ऐसे लगा रहे हो, तो इस 2 न्यूटन की एक्शन लाइन ऑफ फोर्सेज ये वाली है और इस 2 न्यूटन की एक्शन लाइन ऑफ फोर्सेज ये वाली है। तो आप खुद समझदार हैं, जब एक्शन लाइन ऑफ फोर्सेज डिफरेंट होंगी तो फिर बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। इस कंडीशन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और जब एक्शन लाइन ऑफ फोर्सेज सेम होंगी तो फिर बॉडी रोटेट नहीं करेगी, तो इसमें टॉर्क जीरो होगा, फोर्स भी जीरो होगा। तो यहाँ पर भले ही फोर्स जीरो है लेकिन एक्शन लाइन ऑफ फोर्सेज डिफरेंस होने की वजह से टॉर्क आएगा। तो टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज। अब टॉर्क बराबर फोर्स कितना लग रहा है, QE, एक का मैग्नीट्यूड उठा लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए इसको पॉइंट को नाम दिया A, इसको दिया B। अब फोर्सेज के बीच की परपेंडिकुलर, एक ये है एक ये है, तो ये दोनों ये हो गई अपनी BC जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। अब बच्चों BC कैसे निकालूं, टॉर्क इज इक्वल टू QE इनटू BC। BC मैं इधर निकालता हूं इन ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखना, ठीक है। ये 2A है, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो साइन थीटा निकल जाएगा। भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में किसका चक्कर चलेगा, साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो कुल मिलाकर के BC कितना आ रहा है, AB साइन थीटा। अब AB कितना है 2A, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 2A साइन थीटा। तो यहां से QE इंटू 2A साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू 2A। जब भी ऐसा दिखे तो Q और 2A को एक साथ इकट्ठा कर लो, E साइन थीटा। तो यहां से टॉर्क की वैल्यू आ गई PE साइन थीटा। हाँ या ना, इक्वेशन नंबर कहा 1। इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। स्पेशल केसेज की बात करें, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, अब थीटा 0 होने का मतलब है कि ये ऐसे पसर गया। ऐसे पसरने का मतलब जो ये 2 न्यूटन वाला केस बताया था, इस कंडीशन में टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। जब थीटा 90 डिग्री होगा यानी यूं हो जाएगा, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, कितनी आएगी, P आएगी। क्लियर हुआ? तो बच्चों आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, राजस्थान बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैंने पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर दिया है। एक लास्ट वीडियो मैं इस पर बेस्ड एक और बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा बोर्ड लेवल के। आई होप आज आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और उम्मीद करता हूं कि इन सभी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको चैप्टर नंबर 1 अच्छे से कवर हो गया होगा और आप साथ के साथ इसके नोट्स भी कवर करते चले। आपको नोट्स PDF में अवेलेबल होंगे, आप नोट्स बनाते रहें। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कर दें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। और लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहें, जुड़े रहें। आप बिल्कुल भी इस लॉकडाउन के टाइम में घबराएं नहीं। ऑल दी बेस्ट।